तो ठीक है, क्वेश्चन आंसर जैसे सपोज दैट आप अगर सबको मजा आएगा, कुछ नया नहीं सीखने को मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ में, लेकिन हाँ, आप जो सीखे हैं अभी तक इस क्वेश्चन आंसर से आप अपने आप को जरूर भांप पाएंगे कि आप कितना गंगा जल में हैं, कितना पानी में है, कितना जमुना के पानी में है, कितना सरजू के पानी में है, कितना गंगा के पानी में है। तो बहुत भली भांति आप लोग ये बात को समझ में। साक्षी के पास भी फोन आया था अंकिता को लेकर ने। हाँ साक्षी, हाँ सर। आया था ना फोन। इसके पास भी फोन किया गया था क्योंकि नंबर जो है वो ऑपरेट हो रहा था एडमिन तौर पे, तो इसके पास भी फोन आया था। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन एंड आंसर, या ये कह लीजिए कि किस तरीके की वाद विवाद में न्यायालय में किस तरीके की समस्याएं आती हैं और उस समस्याओं का हम निदान कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं, किस तरीके के बनते हैं, उसके आंसर में हम अपनी प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, और किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी टाइप की चीजों पे हम जो है आज वहन करेंगे कि जो केस से जुड़े केस हैं उनका क्वेश्चन किस तरीके से होता है। तो एक केस आता है, सबसे पहला सवाल नंबर 11 लिया गया है, चुन चुन करके इसको लिया गया है जो आपके एग्जाम में सहयोग करे। इसीलिए देखिए 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट 11 आ गया है। तो इसको आप ये ना समझे कि सर आधा क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं। तो सवाल नंबर 11 कहता है कि योगेश इलाहाबाद टाउन हॉल बनाने के लिए 50,000 रुपया चंदा के रूप में देने का वचन देता है। देता नहीं है, देने का वचन देता है। वो कहता है कि इलाहाबाद में जो टाउन हॉल बनेगा उसके लिए मैं 50,000 रुपया चंदा दूंगा। उसके इस वचन के आधार पर टाउन हॉल के निर्माण हेतु ठेकेदार जो है वो नियुक्त कर दिया जाता है, ठेकेदार को बता दिया जाता है और ठेकेदार निर्माण कार्य प्रारंभ कर देता है। योगेश को इस समस्याओं, इस समस्त बातों का ज्ञान है, परंतु वह कुछ कहता नहीं। और कुछ दिनों बाद जब चंदे की रकम मांगी जाती है तो वह इस आधार पर देने से इनकार कर देता है कि उसका वचन प्रतिफल रहित होने के कारण शून्य और अप्रवर्तनीय। तो निर्णय दीजिए क्या होगा। पढ़ लीजिए सब लोग, पीपीटी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वाले नहीं समझ पाएंगे, वो भी हिंदी भाषित हैं, ठीक है। तो वो भी पढ़ लें, समझ में सब आएगा। नहीं समझेगा तो हम समझाएंगे ना, लेकिन इंग्लिश वाले भी पढ़ें, हिंदी वाले भी पढ़ें। सवाल नंबर 11 कि योगेश इलाहाबाद में एक टाउन हॉल बनाने के लिए कहता है कि मैं 50,000 रुपए चंदा दूंगा और एक ठेकेदार को नियुक्त कर लिया जाता है ठीक उस टाउन हॉल का निर्माण करने के लिए। और ठेकेदार जो है निर्माण का कार्य, उसको बनाने का कार्य शुरू भी कर देता है और योगेश को ये सब बात पता भी है कि हाँ भाई ठेकेदार को नियुक्त कर लिया गया है, ठेकेदार जो है वो टाउन हॉल का निर्माण भी शुरू कर दिया है, परंतु वह कुछ कहता नहीं है, वो कुछ बोलता नहीं है चंदा दूंगा कि नहीं दूंगा। हाँ, कुछ दिनों बाद चंदे की रकम उससे मांगी जाती है तो वह इस आधार पर इसको इनकार कर देता है देने से कि उसका वचन जो वो कंसिडरेशन में नहीं है, इसके कारण वो वाइड है और अप्रवर्तनीय है। तो निर्णय दीजिए क्या उसका कहना सही है, वो सही कह रहा है। पढ़ लीजिए आप लोग, नहीं समझ में आया तो हम बोलेंगे, एक बार नहीं 4 बार पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन पढ़ने के बाद आप लोग बताइए। ये पीपीटी तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि यह क्लास सिर्फ इसलिए नहीं चलती है कि आप पढ़ रहे हैं, ये इस क्लास इसलिए चलती है कि आप पढ़ रहे हैं और सीख भी रहे हैं। क्योंकि यह एक पेड क्लास नहीं, ऑफलाइन क्लास है, फ्री की क्लास है। छोड़ के चलो भी जाओगे कोई लोग आप लोग तो मेरे शहर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी फिक्स तनख्वाह महीना आ जाती है। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि जब तक आप इसको हल नहीं करोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, चाहे संख्या शून्य ही क्यों ना हो जाए पढ़ने वालों की। एक बच्चा रहेगा फिर भी पढ़ाऊंगा पूरा। क्वेश्चन सिर्फ 30-35 लोगों से होता है, बाकी सुनना सबको है। तो है कोई जो बता सकता है। आप लोग पढ़े हुए हैं और अभी 2 दिन पहले ही पढ़े हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। भाई ऑडियो बात बताया कीजिए कि कौन बोला, ये भी बोल दिया कीजिए। हाँ, जिक्र सलीम जी मुरादाबाद से, बताएं। सर उसे चंदे के पैसे देने पड़ेंगे पहले तो उसने, क्योंकि वचन दिया था और हम्म फिर उसने देखा था, अगर देखा था तो पहले ही मना करना चाहिए था उसे पहले। हम्म
और कोई? ठीक है जिक्र सलीम जी, और कोई? यार फटाफट पार्टिसिपेट करो, एक एक इतना समय लगाओगे क्या? यहाँ बैठ के इंतजार करने का समय नहीं है, फिर हम आगे बढ़े। बट फटाक से तुरंत बताओ बताए जो सर। आपकी इच्छा है। गलत बताओगे तो हम है ना सही बताने के लिए। ऋचा शुक्ला बताए जी बताइए। सर, आई थिंक उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हम चंदा देने के लिए। वाई? वो देना चाहे तो दे सकते हैं, ना चाहिए। सर अब इतना तो पढ़ा नहीं मैंने, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो देगा। उसने देखा और नहीं दिया तो अब उसके लिए हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट हम ठीक है कोर्ट भी ऋचा, जाएंगे तो ठीक है कोर्ट भी ऋचा, तो ठीक है ऋचा। नहीं यूट्यूब न। पे यूट्यूब पे कॉन्ट्रैक्ट आप ला की मेरी वीडियो पड़ी हुई है। उस यूट्यूब पे आपको ना सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, इसके लिए कोई निवेदन नहीं है। बस जो बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं या छूट जाता है उनके लिए वो वीडियो यूट्यूब पे डाल दी जाती है। तो आप वहां जाकर के एक बार ये पूरा शुरू से क्लास कर डालिएगा। मेरी गारंटी है कि जो आप कॉलेज में जाकर के आप पढ़े होंगे, अगर उससे बेहतर आपको ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। सर यूट्यूब चैनल नेम क्या है? हेलो। हाँ हाँ, परिवार की हिस्सा हो भैया, रिश्तेदार हो, भेज देंगे अभी आपको। ओके सर। हाँ। हेलो सर। और कोई बताए? सर, यह बात जो निश्चित नहीं थी हम्म। या अनिश्चित, इसलिए यह मतलब कि यह प्रतिफल शून्य है सर। प्रतिफल शून्य है? अगर जी। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रतिफल शून्य है। ऐसा जी का बताए कहना सर। है कि प्रतिफल शून्य है। ठीक है, कोई और बताए। ज्यादा ज्यादा समय ना लें, थोड़ा थोड़ा समय सब बताए। लोग बताएं। कोई और बताए। अरे सर भैया, बताए। नहीं साक्षी पांडे के अलावा बोले हैं सब कोई। अरे भैया मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं, कलकत्ता से जुड़े हैं, कहाँ गए ये सब बच्चे, बताओ भैया। अरे भैया ला की पढ़ाई है, जब तक आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं कब सीख पाएंगे। आपको क्या लगता है कि अगर पास हो गए, डिग्री ले लिए, तो आप कोर्ट में वकालत कर पाएंगे? अरे आप सोचिए, जो संविदा के 4 क्वेश्चन बताने में आपको पढ़ चुके हैं तब वो बताने में आपको दिक्कत हो रही है, पार्टिसिपेट करने में दिक्कत होती है, तो कोर्ट में कहां से केस लड़ेंगे आप लोगों को? और ऊपर से आपको ऋचा पता है कि नहीं, बार काउंसिल का नया वो अमेंडमेंट आ गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये ये कौन? कहना है कि मिनिमम 65% मार्क की आवश्यकता होगी। अगर 65% से आपका नीचे रहेगा तो आप एडवोकेट बनने के लिए, सीओपी नंबर के लिए बार काउंसिल में आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। यानी आपको उस सीओपी नंबर के एडवोकेट बनने वाले उसमें एग्जाम में आपको बैठने ही नहीं दिया जाएगा। अब मैंने सही से पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे ही कुछ नियम आया है कि जो पहले थर्ड डिवीजन पास है वो भी जाकर के एडवोकेट बन जाता था। अब बार काउंसिल ने नियम खत्म कर दिया। और आप ये समझो कि अभी 5 साल बाद आप उसको अप्लाई करने लायक होंगे। सोचिए, अगर कहीं 5 साल बाद अगर कोई नियम चेंज हो गया तो आप कहाँ रहेंगे? नहीं, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फ्री की क्लास है, मेरा अधिकार है आपको बोलने का, पैसा नहीं ले रहा हूं, इसलिए अधिकार है बोलने का। कि अगर 5 साल बाद कोई नियम ऊपर नीचे हुआ तो कहां से आप लोग जवाब देंगे? इसलिए ध्यान से पढ़िए। योगेश, अभी कल परसों में आप लोगों ने पढ़ा था, चिल्ला चिल्ला के समझाया गया था। योगेश इलाहाबाद में टाउन हॉल बनाने के लिए कहता है कि ए भाई सत्तनी 50,000 रुपए का चंदा दे दीजिएगा, तो वो कहता है ठीक है भाई दे देंगे। और इसके आधार पर जो लोग निर्माण करवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, टाउन हॉल बनवा रहे हैं, वो जाके ठेकेदार को तय कर लेते हैं। और ठेकेदार आता है, बालू गिट्टी मोरंग गिर जाता है और वो बनाने लगता है। तो फिर ये होता है कि अरे भाई चलो, वो पैसा देने के लिए कहे थे 50,000 चंदा के रूप में, चलो उनसे मांगा जाए। तो लोग जब मांगने जाते हैं तो कुछ बोलते ही नहीं है। और वो बोलते नहीं है और ऊपर से क्या कहते हैं कि भैया चंदे की रकम जो आप लोग मान रहे हैं ना, इसमें प्रतिफल नहीं है। अरे प्रतिफल नहीं है, इस कारण यह जो है वो शून्य हो जा रहा है, तो हम नहीं देंगे पैसा। यह प्रवर्तनीय नहीं है, हम नहीं देंगे पैसा। थोड़ा ला के जानकार थे तो इस तरीके से उन्होंने कह दिया। तो आप लोग तो जवाब दे चुके, अब हमारा सुन लीजिए। धारा 2 को आपने पढ़ा होगा, 2 का घा, और ABCD करके आप लोग समझ जाएं क्या नाम है, का खा गा घा, ABCD। तो डी,
सेक्शन 2D, सेक्शन 2 सब सेक्शन डी। तो धारा 2 घ क्या कहती है कि सुसंगत मामला है, सुसंगत है। और योगेश ने जो 50,000 रुपया चंदा देने के लिए जो वचन दिया था, उसी वचन के आधार पर ठेकेदार को जो है वो नियुक्त किया गया, और उसका घर भी बनना, मतलब टाउन हॉल बनना भी आरंभ हो गया। और इन सभी बातों का ज्ञान भी था किसको? योगेश को। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा याद कीजिए, ज्ञान था यानी क्या था? जानकारी थी। तो जानकारी थी तो क्या कहती? जानकारी होनी चाहिए तो संविदा में भाग ले सकता है। दोनों पक्षकार को सहमति और समझ जो है जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी यानी उसको थी, यह कोर्ट में बात प्रूफ हो गई थी कि उसको जानकारी है। तो योगेश ने चंदा देने का वचन के आधार पर ठेकेदार को नियुक्त किया गया कि भाई चंदा देंगे तो चलो बनवाया जाए। तो उससे संविदा करना, उसे निर्माण कार्य सौंपना और दायित्व करना योगेश के वचन के लिए पर्याप्त प्रतिफल था। प्रतिफल क्या था? प्रतिफल था कि उनसे मांगा गया चंदा, तो चलो ठेकेदार को तय करो, बालू गिट्टी मोरंग मंगवाओ, निर्माण शुरू हो, यही सब तो प्रतिफल था। प्रतिफल क्या है? आप लोग समझ ही नहीं पा रहे। कंसिडरेशन क्या है? जब प्रपोजल जब प्रपोजल कोई देता है और एक्सेप्टेंस या ऑफरी या प्रतिग्रहिता या प्रतिग्रहोता या वचन ग्रहीता या कर्तव्य प्रतिज्ञा ग्रहीता उसको स्वीकृति करता है, तो एक गाड़ी होती है जिस पर यह नाव दौड़ती है, उसका नाम है कंसिडरेशन, प्रतिफल। और आपने पहले ही सुना है कि बिना प्रतिफल के करार शून्य हो जाता है, बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट जो हो वो वाइड हो जाएगा। परंतु न्यायालय में एक बात आ जाती है, परंतु हाँ, यदि यदि मामला वहां नैसर्गिक प्रेम पारिवारिक मामलों का है, तो धारा 20 यानी सेक्शन 25 का सब सेक्शन 1 हस्तक्षेप कर देगा। वो कहेगा नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, कहां कहां भैया, कहां बिना कंसिडरेशन के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड हो जाएगा? कहां बिना कंसिडरेशन के बिना प्रतिफल के करार वो शून्य हो जाएगा? सुनो, देखो, अगर पारिवारिक मामला है ना तो नहीं होगा, वहां धारा 25 जो है वो लागू हो जाएगी, यानी सब सेक्शन 1 जो है वो लागू हो जाएगी। तो इस केस में क्या हुआ? तीसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है, कोई खानदान की बात नहीं है, परिवार की बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसके वचन के आधार पर मिस्त्री की व्यवस्था की गई, उसके वचन पे आधार पर उस भवन का निर्माण शुरू कराया गया। डिपेंड था किसके ऊपर? इन्होंने कहा था कि मैं जो है वो चंदा दूंगा। तो संविदा निर्माण के लिए यही माना गया कि इन्होंने जो वचन दिया था, उस वचन के आधार पर जो ठेकेदार तय किया गया या जो क्या नाम है भवन का निर्माण शुरू हुआ, वही तो उसका प्रतिफल है, भवन का निर्माण या ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट, यही तो प्रतिफल है। तो इसलिए न्यायालय ने जो निर्णय दिया, न्यायालय ने निर्णय दिया कि हाँ भाई तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, तो वो चंदा देने के लिए बाध्य हो गया, वो लीगल इन्फोर्सेबल हो गया, जैसा कि ऋचा शुक्ला ने बताया कि नहीं हुआ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है ऋचा। अगर ऐसी बात आ जाती है कि कोई एक वचन दे देता है कि मैं चंदा दूंगा, आप निर्माण शुरू करवाइए, फिर वह वचन देने से अगर इनकार कर दे और उसको यह बात की जानकारी हो कि हमारे कहने की वजह से भवन का निर्माण शुरू हुआ है, तो न्यायालय उसे शून्य करार नहीं घोषित करेगा, वाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेगा, बल्कि उसे कंसिडरेशन का जो है वो वचन कहेगा या वर्ड कहेगा, सो दैट ये हो जाएगा। हाँ, यदि टाउन हॉल, अपवाद क्या है, यदि टाउन हॉल बनाने के लिए कोई कदम ना उठाया गया होता तो योगेश का वचन प्रतिफल होने के लिए बंधकारी नहीं होता। हाँ, अगर योगेश कहता कि ठीक है मैं 5,000 रुपया चंदा दूंगा, लेकिन भवन का निर्माण नहीं शुरू होता, ठेकेदार को नहीं बुलाया गया होता, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो क्या हो जाता? वो शून्य हो जाता या वाइड हो जाता। तो आप लोग भली भांति समझ में होंगे कि कंसिडरेशन कैसे कैसे बन सकता है। कंसिडरेशन का एक नहीं, विभिन्न रूप होते हैं। कभी वो पैसे के रूप में होता है, तो कभी संपत्ति के रूप में होता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी के रूप में होता है।
अलग अलग तरीके से वो जो है वो हो जाता है। हाँ, यदि टाउन हॉल बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया होता तो योगेश जी का जो वचन है वो प्रतिफल नहीं होता, और इसी कारण वो क्या हो जाता, वो प्रवर्तनीय नहीं होता। तो आप लोग धारा सेक्शन 10 में भी पढ़ चुके हैं कि जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय ना हो वहां पे करार तो हो सकता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण नहीं हो सकता, यानी वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब्दुल अजीब बनाम मासूम अली, एक केस हुआ था अब्दुल अजीज बनाम मासूम अली। हाँ, लेकिन देखा जाए तो इस समस्या में टाउन हॉल बनाने के लिए योगेश के वचन के आधार पर जो है वो उठाया गया नियम, और योगेश को इन बातों का ध्यान भी था। इस कारण योगेश को जो है वो प्रतिफल के दायित्व की पूर्ति हो रही थी, इस कारण उन्हें जो है प्रवर्तनीय माना गया, और प्रवर्तनीय होने के कारण वह जो है वो संविदा का निर्माण हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हो गया। परंतु ये समस्या एक केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद, केदारनाथ बनाम गोरी मोहम्मद, ये क्या नाम है, 1886 का केस है, 14 नंबर कलकत्ता 64 बेंच में हुआ था। इसके बाद में भी कुछ मामले इसी तरीके से समान हैं। इसमें न्यायालय ने चंदा देने का वचन प्रतिफल द्वारा समर्थित निर्णित किया। इन्होंने कहा, न्यायालय वहां का एक कोर्ट ने इसी तरीके का एक केस हुआ था, केस का नाम था केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। तो उसमें न्यायालय ने कहा कि देखिए ऐसा है कि कोर्ट ने कहा कि यदि आप किसी प्रकार का चंदा देते हैं, डोनेशन मनी देते हैं, तो यह माना जाएगा कि डोनेशन मनी जो है वो किसी प्रतिफल को, कंसिडरेशन को निर्माण करने के लिए जो है पूरी हो जाएगी। हाँ, यदि उसका निर्माण हो रहा हो उस कार्य का, तो चंदा वाले देने के वचन के आधार पर निर्माण का वो प्रारंभ जो है वो हो सकता है, उसके दायित्वों से उसको जो है अवगत कराया जा सकता है। हाँ, लेकिन वचनदाता को इन बातों का ज्ञान था, इसलिए वचनदाता का वचन के लिए बाध्य जो है वो ठहराया गया। तो वचनदाता कौन था, प्रपोजल कौन था, योगेश था। और आप लोगों ने पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होने की स्थिति में जो एक्सेप्टेंस है और ऑफर है, दोनों को जो मामले हैं वो संयुचित, उक्त अच्छे तरीके से जो है वो पता होने चाहिए। तो योगेश को यहाँ अच्छे तरीके से पता था कि निर्माण जो है वो हो रहा है। अच्छा हो, देखिए मैं भूल गया, नीचे रामायण तो मैं लिखा हूँ, इसका फोटो वोटो खींचना हो जिसको लोग खींचते हैं ना, तो खींच लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अरे भाई, जो आप लोगों को मैंने बताया वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने अपने देसी भाषा में बता दिया, यहाँ पे थोड़ा किताबी ज्ञान में लिखा है। तो कहने का मतलब ये है ना कि ला है, ठीक है ना, इसको आप किसी भी भाषा में पढ़िए, आपको समझ में आना चाहिए। आप जाइए तेलुगु सीख करके आइए, उसमें पढ़िए, आपको समझ में आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप जो है हिंदी जाने तो हिंदी जाने, इंग्लिश जाने तो इंडियन जाने, किसी भी भाषा में जाने। भारत देश एक है, कानून एक है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप किसी भी तरीके से किसी भी भाषा में आप समझिए, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए। हाँ, एक और केस देखते हैं। आप लोग यार पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। सवाल नंबर 1 आ गया यहाँ, दूसरे बुक से लिया गया है ये, तो इसलिए सवाल नंबर 1 यहाँ आ गया। वो कहता है कि खा वार्तालाप के दौरान, खा बातचीत के दौरान का से कहता है कि जो व्यक्ति उसकी पुत्री के सम्मति के साथ विवाह करेगा उसे वह 10,000 रुपए देगा। मैं कहता हूं मैं कहता हूं कि यदि मेरी कोई बेटी की सहमति से मेरी बेटी के साथ अगर विवाह करता है तो मैं 10,000 रुपए उसे दूंगा। खा कहता है का से बातचीत के दौरान, वो कहता है कि एक का सुनो, खा कहता है खा, खा यानी कि मैं, का यानी कि आप, मैं आपसे कहता हूं। खा का से कहता है बातचीत के दौरान, जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, इसी दौरान मैं कह रहा हूं एक का सुनो, जो मेरी बेटी से ना, मेरी बेटी के सम्मति से जो विवाह करेगा ना, तो मैं उसे 10,000 रुपया दूंगा। तो फिर क्या होता है, आप मेरी सहमति से पुत्री से जो है विवाह कर लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, 10,000 रुपए की मांग हुई है और शादी हो जाती है। उसके बाद खा कहता है कि अब हम पैसा नहीं दे पाएंगे, ने इनकार कर देता है।
तो क्या होता है, मामले में न्यायालय में मामला जाता है, तो वह क्या सफलता मिलेगी किसको? काको। समझ ही नहीं पाते आप लोग, भी बोला करो यार, सब हम ही बोलेंगे। तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, पढ़ के तब बताइएगा, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो हम तो है ही हैं, मान लीजिए। बताएं तो। हाँ बताइए। और सर नहीं मेरी नहीं 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 सफलता नहीं 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 मिलेगी नहीं क्या? नहीं 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 नहीं, साक्षी पांडे नहीं, कोई और बताए। खा उसे सफलता वार्तालाप के। नहीं मिलेगी, हाँ, कौन बोला, नाम के साथ बताइए। सिर्फ पैसा देना पड़ेगा। अरे नमवा तो बता दिया कीजिए, कौन सर मैं बोले। अरुण कुमार बोल रहा हूँ। हाँ बताओ वर्मा जी, बताओ वर्मा सर जी। अरुण न्यू कुमार, लॉ न्यू कॉलेज। सैनिक लॉ कॉलेज। हाँ हाँ, न्यू सैनिक लॉ कॉलेज, वो न्यू कहाँ है सैनिक पता, लॉ समझ गया। कॉलेज, बताइए बताइए। मुरादाबाद, हाँ कमालपुर। समझ गया, बताओ। सर उससे उसे सफलता नहीं मिलेगी सर, क्यों? क्योंकि सर ये दहेज लेना लीगल तौर पर जुर्म अपराध है। ठीक है, अरुण का कहना है कि दहेज लेना वो लीगल अपराध है, लेकिन दहेज यहाँ कहीं पे शब्द नहीं लिखा गया है ऋचा जी, कि यहाँ दहेज की बात हो रही है। उसने ये कहा कि यदि मेरी कोई बेटी से शादी करता है और मेरी बेटी उस शादी से सहमति देती है तो मैं 10,000 रुपया उसे दूंगा। दहेज नामक अगर शब्द नहीं लिखा गया है तो वो एक गिफ्ट का काम करता है। आप गिफ्ट के तौर पे किसी को पैसा दे सकते हैं, उसे दहेज का नाम नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन उसकी एक सीमा होती है कि 50,000 तक का जो गिफ्ट है वो फ्री होता है, उसके बाद उस पर टैक्स अप्लाई हो जाता है। तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया। आप बताइए, अरुण जी आप नहीं बोलेंगे, कोई दूसरा बोलेगा, कोई बताए भाई जल्दी यार, बताओ यार, बोलते ही नहीं है आप लोग, समय खराब होता है, बोलते क्या आप रहिए बताएं? भाई। जिक्र सलीम जी नहीं भाई, आप हर बात थोड़ी बताएंगी। अरे बताओ यार, आशीष, अमन, अभिषेक। हेलो। यस सर। सर नहीं, इसको आप लोग बता सफलता चुके मतलब हैं, नहीं दीपक मिलेगी मिश्रा क्योंकि जी, सर दीपक पंडित, एजुकेशन करके जो ज्वाइन किए हैं, पता नहीं कौन है, बोल ही नहीं रहे हैं, योगेश एजुकेशन, एकता, फरहाना, जय किशन, खुशबू राज, मुस्कान, नमरा इसरार, नेहा, परी, इतने लोग हैं यार, बोलिए। हम्म, हेलो। हाँ बताओ आशीष। इसमें तो सर सब सेक्शन सर 25 का आता है सर, सर इसमें लिखित दस्तावेज होना चाहिए, तब सर संविदा का निर्माण होगा। इसको सर ठीक सफलता है, नहीं मिलेगी सर ठीक इसमें है आशीष, आशीष का लिखित। कहना भाई लिखित होना चाहिए तभी मामला होगा। तो आप बताएं ऋचा शुक्ला जी, अगर आप कुछ अपना भी देना चाहें ओपिनियन तो दीजिए। सर ये समझ नहीं आ रहा है इतना। मैं को, 2-3 दिन बाद एक बार पढ़ के फिर बताऊँ आपको। अभी मैंने ये सब केस स्टडी की नहीं है। कोई कॉन्ट्रैक्ट बात मैंने नहीं, कोई छुआ ही बात नहीं, नहीं था अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए कोई और बताए। हेलो अरे यार सबसे सर। पहले ये देखिए, हाँ हेलो बताइए बताइए बताइए, ऐसा बानो जी बताइए। सर का जो मतलब उसके पिता से उसकी मर्जी से, उनके पिता की मर्जी से उन्होंने शादी किया है। उनकी पुत्री की मर्जी से तो नहीं किया, इसलिए वो इसके हकदार नहीं बनते। आयशा जी कहते हैं डेली क्लास ज्वाइन कीजिए कीजिए, लेकिन नहीं, आज हम बस खारी हैं, आज जलालपुर गए हैं, आज पापा के मोबाइल में नहीं है, आज अकबरपुर गए हैं। अगर आप डेली करा बराबर क्लास अटेंड किए होते तो आज ये दशा नहीं होती आपकी, बुरा मत मानिएगा। चलिए साक्षी, जरा इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करो। कभी टीचर की बात बाबू बुरा नहीं मानी जाती है, वो हमेशा आपके भविष्य की ही बात करता है। साक्षी, इसको जरा अच्छे से क्लियर करो, क्या है ये मामला। यस सर, ये बात पक्का है। यस सर। सर काफी पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि खाने नॉर्मली वार्तालाप के दौरान ऐसा बोला था। तो उसका ऐसे विधिक संविदा सृजित करने का नहीं था। और कुछ बता सकती हैं तो इसमें। सिर्फ खा और तो सिर्फ बस यही कि उसे पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि बस हम्म, ये वार्तालाप के दौरान ही किया गया था। Yes। आपका भी पढ़ना लिखना ना महाने है। चलिए कोई और बताएगा कुछ, हम बोलें तब। लीजिए देखिए नीचे क्या लिखा है, आप लोग दो शब्दों में बता देते हैं, देखिए न्यायालय क्या कहता है।
कि विधिक प्रस्थापना के लिए आवश्यक है कि वह विधिक संबंध सृजित करने वालों या करने का आशय से किया गया हो, तो वार्तालाप के दौरान किया गया आशय या कथन आशय का इजहार मात्र प्रस्थापना नहीं होता। केवल इजहार कर देना कि मैं दूंगा, वो प्रस्थापना नहीं होता। पहला कारण हो गया। दूसरा, इस कारण उसे स्वीकार बंधनकारी नियत सृजन नहीं होगा। तो वास्तव में ऐसे कथन का इजहार विधिक प्रस्थापना सृजित करने का आशय नहीं होता है और इस कारण विधिक प्रस्थापना की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इस समस्या में हुआ क्या कि खां ने वार्तालाप के दौरान 10,000 रुपया देने का जो कथन दिया वह केवल आशय करने का इजहार मात्र था, केवल जानकारी मात्र था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। हाँ, अगर लिखित वहां पे दस्तावेजों के साथ हो गया होता तो वह एक लिखित संविदा का निर्माण या जो है कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हो जाता। ठीक है। ये अक्सर पूछता है, पिछले 10 साल का इतिहास है, सवाल जरूर पूछता है बीएलएल में। इसको बताएं। सवाल नंबर 2 कहता है कि का अपने तोते को एक प्रस्ताव का पाठ रटाकर उसे क के पास भेजता है। सवाल नंबर 2, का अपने तोते को एक प्रस्ताव का पाठ रटाकर उसे वा के पास भेजता है और तोता रटा हुआ पाठ वह के समक्ष जाकर के दोहरा देता है। क्या विद्वान ने मतलब मेरे पास एक तोता है, मैंने उसको रटा करके भेजा, नीचे उत्तरवा लिखा हुआ है, नॉर्मल इसीलिए लिख दिया है। तो यार ऐसे समझो कि बस इतना ही समझ जाओ, क्या इसमें ज्यादा समय लगाएं। कोई है अच्छा, कोई बता सकता है कि क्यों, क्या हो सकता है इसमें? पढ़ लिया होगा, बता तोते दे के कोई। द्वारा प्रस्ताव नहीं होगा। क्यों? तोता एक जानवर मतलब पक्षी है, प्रस्ताव बिल्कुल क्यों बिल्कुल, इंसान ही ठीक है कर सकते ठीक हैं। है ठीक है ठीक है अरुण, बहुत सही जवाब दिया इन्होंने कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ह्यूमन बीइंग पर्सन, कृत्रिम मनुष्य की जो है आवश्यकता होती है और वो भी ऐसे मनुष्य की आवश्यकता होती है जो पागल ना हो, दिवालिया ना घोषित हो, संविदा करने के लिए सक्षम हो, बालिक हो, दुनिया भर की चीजें होती हैं। ठीक है, तो आप पीछे आप पढ़े हुए हैं इसलिए क्या उस मैटर पे दोबारा दोहराना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सवाल नंबर 3, का भारत में नौकरी करता है, का भारत में नौकरी करता है और अपनी पत्नी खा के साथ इंग्लैंड में छुट्टियां व्यतीत करने जाता है और वहां उसकी पत्नी बीमार पड़ जाती है और वह इंग्लैंड में रहकर अपना इलाज कराती है। का अपनी नौकरी पर भारत वापस आ जाता है और आते समय पत्नी को यह कहता है कि मैं जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें हर महीना जो है वो 100 पाउंड भेजता रहूंगा। कुछ समय तक वह पैसा भेजता है परंतु बाद में भेजना बंद कर देता है। तो पत्नी नाराज होती है और जा करके कोर्ट में सूट फाइल करती है। तो क्या वह सफल होगी? इसको भी सब नहीं लोग पढ़े सर। हुए। अरुण जी नहीं बताएंगे, कोई और नहीं सर, बताए यार। सफल नहीं होगी हाँ सर। तो कोई और बताए नहीं यार, सर, अरुण नहीं। जी। सर बताएं। हाँ बताओ सर बताएं। बताओ बताओ। सर वो सफल नहीं होगी क्योंकि सर उसने सर वचन दिया था सर, वो लिखित नहीं दिया था सर। धारा 25 कहती है सर लिखित होना चाहिए, इसलिए वो सर मान्य होगी। वेरी गुड। इसलिए सेक्शन उसमें सर 25 का सब संविदा का सेक्शन 1 निर्माण नहीं कहता होगा। है कि यदि कोई ऐसी बात है जहां पारिवारिक मामला है, पति पत्नी के बीच का मामला है, भाई बहन के बीच का मामला है, मामा भतीजे के बीच का मामला है, मामा बहने के बीच का मामला है, नैसर्गिक प्रेम रखने वालों का, नैसर्गिक प्रेम किसके होता है? पति पत्नी में तो होता है। नैसर्गिक प्रेम रखने वालों के, स्नेह रखने वालों के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सेक्शन 25 का सब सेक्शन 1 कहता है कि वह लिखित होना चाहिए, रजिस्ट्रीकृत पंजीकृत गवाहों के समक्ष होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए उसको भले देखिए इसमें हुआ क्या था, एक आदमी था वो गया इंग्लैंड छुट्टी मनाने, तो परिवार लेके गया, यानी अपनी पत्नी को लेकर के गया। अब अचानक से उसकी पत्नी वहां बीमार पड़ गई। अब बीमार पड़ गई तो ऐसा दिक्कत हो गया कि उसे वहीं पर रह करके इलाज कराना पड़ा, आ नहीं सकती थी, डॉक्टर करने का फ्लाइट में सफर नहीं कर पाएंगी, इसलिए इन्हें यहीं रह करके इलाज करना पड़ेगा।
तो पति कहा कि अच्छा ठीक है, घबराओ मत पत्नी जी, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ के किसी और के पास नहीं जाऊंगा, और मैं हर महीने जो है राजकुमार, ठीक है राजकुमार जी, आपको हमेशा के लिए जो है बंद कर दिया गया, धन्यवाद, बोल रहे थे ना बीच में इसलिए। तो 100 पाउंड जो है वो भेजने कहता कि अरे पत्नी श्रीमती आप नाराज ना हो यार, मैं जा रहा हूँ, आप ठीक हो जाओगे, मैं हर महीने पैसा भेजूंगा। और जाने के बाद वो पैसा नहीं भेजता है। फिर पत्नी कुछ दिन भेजता है, बाद में भेजना बंद कर देता है। पत्नी नाराज होकर के एकदम खड़खड़ाते हुए जाती है न्यायालय में, कोर्ट में सूट फाइल कर देती है। तो क्या वह सफल होगी? तो सेक्शन 25 का सब सेक्शन 1 पढ़ लीजिए। कहता है कि संविदात्मक संबंध के निर्माण के लिए पक्षकारों का आशय विधिक संबंध सृजित करने का होना आवश्यक है। सामाजिक या पारिवारिक संबंधों के सृजन में यह उपधारणा की जाती है कि पक्षकारों का आशय विधिक संबंध सृजित करने का नहीं था। यह उल्लेखनीय है कि यह उपधारणा अंतिम नहीं है और इसका खंडन भी किया जा सकता है। इस समस्या के पक्षकारों के मध्य सामाजिक या पारिवारिक संबंध विद्यमान होने के कारण यह उपधारणा दी जा सकती है कि पक्षकारों का आशय विधिक संबंध सृजित करने का नहीं रहा और इस कारण पत्नी खा उक्त रकम पर अपने पति का से वसूल नहीं कर सकती है और वसूल नहीं कर सकती है। तो समस्या के तथ्य वेलफार बनाम वेलफार बीबी के वाद के तथ्यों में मिलता है। वेलफार बनाम वेलफार के वाद में क्या हुआ था? वेलफार बनाम सच क्या हुआ था वेलफार बनाम वेलफार में? सेम केस था ये, सेम केस था, वो भी बिंदु पर वेलफेयर बनाम वेलफेयर। सही है साक्षी, बहुत अच्छा जा रही हो बाबू, इसी तरीके से पढ़ो, सही बात है। चलिए एक समस्या और देखते हैं। क्वेश्चन है 4 नंबर का और खा पति पत्नी है। का और खा जो है वो पति पत्नी है। अब ये एक ऐसा मैटर है ना कि इसमें मैं अपना नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं अनमैरिड हूँ। अभी दूर दूर तक लक्षण है नहीं लग रहा है कि मेरा कब होगा साथी वाथी, और उम्र बढ़ती ही जा रही है। तो का और खा पति पत्नी। अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि मैं, अब तो ये है कि का और खा का ही नाम रखिए कि का और खा जो है वो पति पत्नी है। वे एक भवन के संयुक्त स्वामी है, यानी कि दोनों लोग पार्टनरशिप में, यानी का और खा ए और बी क्या है, एक पति पत्नी है और वो एक घर है, उस घर के दोनों लोग स्वामित्व स्वामी हैं, मतलब दोनों लोग मालिक हैं आधा आधा। लेकिन वह घर उनके पास नहीं है बल्कि एक तीसरे व्यक्ति गा के पास बंधक के रूप में पड़ा हुआ है। कुछ इन लोगों ने पैसा लिया है तो उसके कारण उसने कहा है अपना घर दे दो, जब पैसे देना तो घर दूंगा, तो उसके पास पड़ा हुआ है। लेकिन इसी में होता क्या है, का खा गा 3 सदस्य हो गए, का खा पति पत्नी हो गए, गा जो है जो उसके घर को कब्जे में लेकर के रखा वो हो गया, और किसी में घा नामक स्त्री आती है और का जो है वो उस स्त्री के मोह में पड़ जाते हैं और उसके साथ संबंध भी स्थापित कर लेते हैं। और वह इतना ही नहीं करते हैं, खा को छोड़ करके घा के साथ रहने चले जाते हैं। खा उनकी पत्नी थी लेकिन खा को छोड़ करके जो घा दूसरी औरत थी उसके साथ रहने चले जाते हैं। खा के आग्रह पर का लिखित कथन देता है कि भवन से संबंधित समस्त देनदारी का भुगतान करेगी, इसके बदले में उक्त भवन को संपूर्ण के पूर्ण स्वामित्व का हस्तांतरित कर देगा। तो का एक ऐसा का ऐसा करने से इनकार करने पर खा के विरुद्ध वाद संस्थित करता है। क्या खा को सफलता मिलेगी? देखिए नीचे लिखा भी है, बहुत वैसा नहीं है, यह है कि ठीक है, मतलब समझने वाली चीज है, समझ लीजिए। आप लोग बताएं, बोलने पे बोलते ही नहीं है, इसलिए समय खराब होता है, इसलिए मैं सोचता हूँ चलो यार, अरे यार कहाँ चला गया, लिखने उखने की क्या जरूरत है, फटाफट जो है वो बता ही दिया जाए। एक आदमी है, पति पत्नी है, एक घर के दोनों मालिक हैं, और फिर उस घर का जो मालिक है, दोनों लोग मालिक हैं आधे आधे के।
लेकिन उनके पास कुछ पैसे की जरूरत है, इसलिए अपना घर वो एक तरीके से जो है वो गिरवी रख दिए हैं। फिर इसी बीच में क्या होता है कि उस जो घर का मालिक था, जो पुरुष था, उसका एक दूसरी औरत के साथ संबंध हो जाता है। फिर वह अपनी औरत को छोड़ करके उसके साथ रहने लगता है। तो खा के आग्रह पर का लिखित कथन देता है। खा यानी उसकी पत्नी कहती है, देखो यार, जब तुमको हमारे साथ अब नहीं रहना है, तुम्हारा प्रेम दूसरे से हो गया है, तो चलो अब इसको लिखित कर लेते हैं, और आप अपने रास्ते हो, हम अपने रास्ते हो जाओ। लेकिन वो कहती है कि खा भवन से संबंधित समस्त देनदारी का भुगतान करेगी। खा कौन? उसकी पत्नी। उसमें लिखा जाता है, वो लड़का भी होशियार होता है, वो कहता है देखो यार, हम तो दूसरी पत्नी बनाए, अब घर भी जो है ही ले लेंगी। तो कहता है कि संविदा कर लेता है, कहता है देखो घर जो है वो आपके नाम रहेगा, लेकिन इसकी जो देनदारी बकाया है, जो लाइबिलिटी है, जो लोन ओन है, ये सब आप ही भरोगी। फिर संविदा हो जाती है और फिर उसके बाद भवन दे दिया जाता है। फिर का जो है ऐसा करने से इनकार करने पर, जब जो खा जो है पैसा नहीं भरती है, घर वाले लेकिन पैसा अब नहीं भर रही है, तो क्या करता है वो खा के विरुद्ध यानी पत्नी के विरुद्ध एक न्यायालय में जो है वो सूट फाइल कर देता है। तो न्यायालय का फैसला क्या होना चाहिए, आप अपने शब्दों में बताएं। फैसला बताएं। ये नीचे जो लिखा है ये समझाया गया है, उत्तर है, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, इतना दिन से पढ़ रहे हैं, अगर ये नहीं समझ में आया तो अरे भाई, सेक्शन 25 बता रहा हूं यार। सेक्शन फर्स्ट क्या कहता है कि पति पत्नी अगर है, नैसर्गिक प्रेम है, तो लिखित होना चाहिए। तो देखिए यहां लिखित है, यानी उसको सफलता मिलेगी। उत्तर क्या कहता है कि बंधनकारी प्रतिज्ञा के निर्माण के लिए पक्षकारों का लीगल लीगल इन्फोर्सेबल होना आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। बिकॉज दैट फैमिली मैटर और सोशल संबंधों में जो एग्रीमेंट है, उसमें यह धारणा दी जाती है कि जो पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति हैं, उनका जो मोटिव है वो एक लीगल इन्फोर्सेबल लॉ को सृजित करने का नहीं था। और यह उपधारणा अंतिम नहीं, बल्कि इसका खंडन भी किया जा सकता है। इस प्रकार यदि पक्षकारों का आशय विधिक संबंध सृजित करने का सिद्ध आ जाता है, तो सामाजिक व पारिवारिक व्यवस्था में की गई संविदा भी बंधनकारी होगी। इस समस्या के तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पक्षकारों का आशय विधिक संबंध सृजित करने का रहा है, इस कारण संविदा से बाध्य है, अतः खा को सफलता मिलेगी। इस समस्या का कथन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था, मेरिट बनाम मेरिट में मिला था। अगर किसी को याद हो तो पता होगा। साक्षी याद है ना, मेरिट बनाम मेरिट? यस सर। तो ठीक है ना। इसमें ये तो बहुत लंबा चौड़ा किताबों में लिखा है, ये सब मैं आप लोगों को इसलिए दिखा देता हूं कि आप भी जान लो थोड़ा सा कैसे लिखना उखना रहेगा। लेकिन समझने वाली बात यही है यहाँ पे कि अगर आप ये चीज लिख दोगे कि सेक्शन 25 का सब सेक्शन 1 ये कहता है कि नैसर्गिक प्रेम और स्नेह रखने वाले व्यक्ति के बीच में जो संविदा होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वह लिखित होना चाहिए, रजिस्ट्रीकृत पंजीकृत गवाहों के मध्य होना चाहिए। तो इस समस्या में यह पाया गया कि यहाँ था और का आपसी सहमति के साथ अलग हो रहे हैं, यानी कि का और खास पति पत्नी हैं, लेकिन का दूसरे स्त्री के साथ संबंध होने की वजह से आपसी सहमति के साथ वो दोनों अलग हो रहे हैं। कोई नाराजगी झगड़ा वगड़ा नहीं किया, वो कहा ठीक है भाई, अब तुम्हारा हमसे जब नहीं संतुष्ट हो तो चलो ठीक है, जाओ वहीं जाओ। फिर वो कहती है कि ठीक है, तब ये घर का भी फैसला कर ही लेते हैं कि भाई घर किसके नाम रहेगा। तो लिखित दस्तावेज हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि डाक द्वारा आबा से प्रस्ताव करता है। आबा से प्रपोजल करता है, किसके द्वारा? पोस्ट ऑफिस के द्वारा। परंतु अच्छा। लेटर पहुंचने से पहले ही जो बा है उसकी मृत्यु हो जाती है और बा का पुत्र प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। तो क्या आ ऐसी स्वीकृति से बाध्य होगा? आप लोग बताएं, इसको बताएं, सोचें और बताएं। बहुत सिंपल है यार, मतलब
बताए तो। नहीं साक्षी नहीं, कोई और बताए। सर मुझे लगता है ये होगा, बाध्य होगा। कौन बोला? ऋचा शुक्ला जी। कोई और बताए? सर ये बाध्य होगा। बाध्य होगा। ध्यान से पढ़िए, डाक द्वारा आ बा से प्रस्ताव करता है, डाक द्वारा आ बा से प्रस्ताव करता है, परंतु पत्र पहुंचने से पहले ही बा की मृत्यु हो जाती है, तो बा का पुत्र प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। क्या ऐसी स्थिति में स्वीकृति बाध्य है? ये लीगल इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं सर, नहीं सर, जब बात हुई थी ना सर, हम्म। हाँ, सर बात हुई थी ना सुकृति, वो तो उनकी तो मृत्यु हो गई। चलिए ठीक है, अरुण बता तो चुके, फिर कोई और बताए? अरुण आप रहने दीजिए, कोई और बताए? बताओ भाई। सर वो ऐसी स्वीकृति से बाध्य नहीं होगा। ठीक है, साक्षी बताओ क्या होगा? स्वीकृति से बात नहीं होगा क्योंकि बा का स्वीकार किया था उसको, ना कि बा ने स्वयं स्वीकार किया, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो आ मात्र की स्वीकृति कर लेने से बात नहीं होगा। लेखक कहता है कि विशिष्ट प्रस्थापना, यानी कोई विशिष्ट प्रपोजल है तो केवल उस व्यक्ति द्वारा वह स्वीकार किया जा सकता है या प्रतिग्रहित किया जा सकता है, एक्सेप्टेंस हो सकता है, ऑफरी हो सकता है, जिसे वह की गई हो। तो इस समस्या में क्या था, आ ने बा के साथ प्रस्ताव दिया था, बा को प्रस्ताव दिया था, लेकिन बा की मृत्यु हो जाती है, तो इससे बंधनकारी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का, लीगल इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो निर्माण नहीं होगा। देखिए, इस ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि डाक वाले समस्या में आप लोगों ने देखा था कि जब डाक आपको पढ़ाया जा रहा था, डाक, पोस्ट ऑफिस, ये सब पीछे सब पढ़ाया जा चुका है, अब फिर भी आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, आप अपना भविष्य बना रहे हैं, हमारा तो जो बनना था बन चुके। तो डाक द्वारा आ बा से प्रस्ताव करता है, तो संविदा आ और बा के बीच में हो रही, लेकिन बा की मृत्यु हो जाती है, तो बा की मृत्यु होने की स्थिति में संविदा जो है वो नहीं होगी उसके बच्चे के साथ। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों में से कोई समझदार बच्चा होता है तो एक बार जरूर मुझसे बोला होता, सर देखिए सर अगर यहाँ संपत्ति से रिलेटेड कोई सर जिक्र हो जाएगा तो सर हो जाएगा, उत्तराधिकारी जो है उसका अधिकार हो जाता है बोलने का, लेकिन इस सवाल में कहीं ये नहीं दिया गया है कि किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अभी आपने पीछे पढ़ा है ना प्रॉपर्टी, प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 2 दिन पहले ही ना प्रॉपर्टी पढ़े हैं, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाया कीजिए यार। मतलब अगर ये बात हो रही तो कहिए तुरंत, सर देखिए ऐसा है कि इसमें जो है ना आबा से प्रस्ताव कर रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है किस चीज का प्रस्ताव कर रहा है, तो यहाँ पे संविदा का निर्माण होगा नहीं क्योंकि वो मर गया है। लेकिन हाँ सर, अगर ये जमीनी विवाद का मामला आ जाता या लीगल प्रॉपर्टी का मामला आ जाता या पारिवारिक मामला आ जाता तो सर यहाँ संविदा का निर्माण हो जाता, क्योंकि बा का पुत्र उसका उत्तराधिकारी है। ऐसे समझाते तो मजा आ जाता यार फिर तो। क्वेश्चन नंबर 30 का इलाहाबाद में 27 अक्टूबर 1988 को सुबह 10 बजे नीलाम द्वारा पुरानी कुर्सियों, नीलामी भी आप लोगों को पढ़ाई जा चुकी है, हर सब्जेक्ट से मैंने 2-2 4-4 क्वेश्चन उठाए और आज यही चलेगा, क्लास नहीं चलेगी, यही चलेगा। बहुत तकलीफ नहीं है मुझे, लेकिन बहुत खुशी भी आज नहीं है, और बहुत ज्यादा पढ़ाने का मन भी नहीं है। मेरे स्टूडेंट का साथ अगर कुछ ऐसा अनैतिक व्यवहार होता है तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी किस आप लोगों का सबका भविष्य इससे जुड़ा था, तो मैंने कहा नहीं क्लास तो जरूर चलेगी।
तो इसलिए आज मैंने क्लास चलाई नहीं, तो मन नहीं था बाबू चलाने का। तो क्वेश्चन नंबर 13 में इलाहाबाद में 27 अक्टूबर 1988 को सुबह 10 बजे नीलाम द्वारा पुरानी कुर्सियों को बेचने के लिए क्या देता है? निमंत्रण देता है, पेपर में आवेदन देता है, प्रचार करता है, विज्ञापन देता है। और खाद दिल्ली से चलता है इलाहाबाद कि चले हम वहां जो है नीलामी में भाग लें। और ठीक वो 10 बजे जो है 27 अक्टूबर को पहुंच भी जाता है। वहां प्रतीक्षा करता है, कोई रहता ही नहीं है वहां पे, इंतजार करता है, देखता है आजू बाजू तो यहाँ कुछ है ही नहीं है, कोई नीलामी का बात ही नहीं चल रहा है और का भी यहाँ पे नहीं है जो नीलामी करेगा। तो खा जाता है न्यायालय, कोर्ट में सूट फाइल करता है, कहता है देखिए सर, इन्होंने ये विज्ञापन निकाला था पेपर में और कहा था 27 अक्टूबर 1988 को जो है यहाँ पे आना, यहाँ उसका निर्माण होगा, नीलामी होगी, और हम आए हैं सर, हम इतना रुपया पैसा वैसा लगा करके आए दिल्ली से फ्लाइट से, अब यहाँ हो ही नहीं रहा है सर, हमारा आने जाने में 5,000 का टिकट, 10,000 रुपया ऐसे खर्चा हो गया, तो बताइए हमारा 15,000 रुपये उनसे दिलवाइए हमको। अब आप बताएं कि क्या होगा इसमें, क्या खा को पैसा वैसा मिलेगा, उतना दूर से आया है तो? बताएं सर। नो सर, नहीं मिले। नहीं नहीं साक्षी नहीं, वही और बताए। सर बताएं। हाँ बताओ, एक तो बताओ। नो सर। सर ये क्या कह रहे थे? एक सर, ये निमंत्रण मात्र और इसमें हम्म, केस उसके ठीक, पक्ष में नहीं। समझ गए। ठीक है, खुशबू आप बताइए, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, आप बताइए। बताइए खुशबू बताओ। सर नहीं मिलेगा खब वो, क्योंकि इसमें बस हम बस ये नीलामी के द्वारा बस उनको विज्ञापन भेजा गया था। उसमें जरूरी नहीं होता है कि मतलब आप आए तो आपका जो लगा है वो दिया जाएगा। कोई और बताना चाहेगा? सर खा को सफलता नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि मतलब अगर कार नीलामी नहीं कर रहा है या फिर हम्म। तो उससे मतलब कार की जिम्मेदारी नहीं है कि मतलब जितना पैसा खर्च करके वो दिल्ली से आया है उसको उतना दिया जाए, इसलिए खा को सफलता नहीं मिल पाएगी। अरे एकता बाबू, बड़ा विधिक तरीके से जवाब दिया कीजिए, कोर्ट की पढ़ाई करनी है, न्यायालय की। सर बताएं। नीलाम के विज्ञापन के लिए, अच्छा साक्षी, अच्छा रहने दो, अब हम ही बता दे रहे हैं, या छोड़िए, चलिए। नीलाम के विज्ञापन के लिए जो प्रपोजल है वह प्रपोजल नहीं है। अगर वह विज्ञापन दिया गया है तो वो एक इंटेंट लेटर है, एक सूचना मात्र है, एक निमंत्रण है। और इस कारण नीलाम के विज्ञापन के कारण नीलाम के स्थान पर अगर कोई आता है और फिर अगर वहां पे नीलामी नहीं होती है तो न्यायालय की संविदा तो हुई ही नहीं, क्योंकि वो तो निमंत्रण दिया गया था, तुम वहां पहुंच गए, जब वहां कोई मिला ही नहीं तो किसके साथ तुम संविदा करोगे? और जब संविदा नहीं होगी तो लीगल इन्फोर्सेबल नहीं होगा, लीगल इन्फोर्सेबल नहीं होगा तो कोर्ट में उसका वाद नहीं, सूट फाइल किया जा सकता। ठीक, क्या कोई है जिसे नहीं समझ में आया? ऋचा शुक्ला जी समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सर समझ में आ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा रिपीट करा दियो सर दोबारा। कौन बोल रहा है? अरुण आप बोल रहे हो ऐसा? जी सर। साक्षी जरा बताओ, इसको रिपीट करो। सर इसमें बताया गया कि खा को सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि नीलामी एक प्रस्ताव नहीं होता है, मात्र प्रस्तावना मात्र आमंत्रण होता है, निमंत्रण होता है। तो यदि ऐसे में नीलाम स्थगित कर दिया गया है तो खा का यह अधिकार नहीं बनता है कि वह जो यात्रा व्यय करने आया है, यात्रा व्यय करके आया, जो इसका लगा हुआ है, तो वह वसूल करने का अधिकार नहीं बनता है। उसे यह अधिकार नहीं है कि वह यात्रा वसूल करने के लिए वाद संचित कर सके।
मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अरुण कुमार जी, ऐसा है कि जब कोई नीलामी की प्रक्रिया होती है ना, तो नीलामी के लिए यदि कोई विज्ञापन निकाला गया, कोई न्यूज में निकाला गया, तो उसमें जो है जी वह एक प्रकार का निमंत्रण होता है, ना कि वह एक प्रकार का प्रपोजल होता है, बल्कि वह एक प्रकार का एंट्रेंस जी लेटर सर। होता है, निमंत्रण होता है। तब निमंत्रण में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है बाबू, जब तक कि वो प्रपोजल ना हो। जब प्रपोजल होगा तभी तो उसका कंसिडरेशन करके जो है उसको एक्सेप्टेंस बनाया जाए, एक्सेप्टेंस बनेगा कंसिडरेशन होके। खींच लीजिए फोटो एक जी बार, सर। खींच लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे इसको अच्छे से समझिएगा। आप लोग ऐसा तो नहीं कि खाली हम पढ़ाते उतना पढ़ के बस प्राइमरी स्कूल के जैसे बच्चे जाते हैं, झोला लेके जाते हैं, आते हैं, टांग देते हैं झोला, फिर गन्ने खेत में जाके फिर दूसरे दिन फिर वही झोला उठाते फिर स्कूल लेके पहुंच जाते हैं। घर पे पढ़ने की कोई झंझट है नहीं साला, है कि नहीं? क्या नहीं होगा सर, ज्यादा पढ़ते हैं आप, क्लासे विलासे चल रही है पढ़ सर, क्लासे विलासे चल रही है आप सर कॉलेज में? क्लास में कॉलेज में चल रही थी क्या? कॉलेज में इस तरीके से ऐसे घोर के पिलाया जाता है जैसे मैं पिला रहा हूँ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर वो वहां तो पे। लेक्चर आपका लेक्चर होता है तरीका ना, है वो तो सर। लेक्चर दे के निकल लेते होंगे, ज्यादा जवाब सवाल भी नहीं करते होंगे। हाँ जी सर। तो पर कॉलेज सर में हमारे ऐसे ही कॉलेज थोड़ा मीडियम, थोड़ा हाँ। जैसा है वो, पर वो तब भी सही सिखाते हैं, मतलब कॉलेज देहात के अनुसार से है ना वो, तो हम्म। उसमें सही सिखाते हैं थोड़ा। ठीक है, मतलब दो दो जगह ट्रेनिंग ले रहे हैं। हाँ, पर सिखाते सब कॉन्ट्रैक्ट वाले ही हैं, बाकी तो सब ऐसे ही उल्टा सीधा करा, बस छोड़ के भाग गए। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ वाले अच्छे पढ़ाते हैं। हाँ सर। हम्म, चलिए ठीक है, यहाँ पे भी। आप ये बताओ, वहां अच्छा है कि यहाँ अच्छा है? यहाँ अच्छा लगता है देखो, सर। चापलूसी ना करना, बस ये बता दो वो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। नहीं सर, आप तो पढ़ाते ही हो, आपकी वजह से ही तो हम वहाँ क्लास में खड़े हो जाते हैं, एकदम जवाब दे देते हैं वहां पे। यार तुम अब इतना भी मुझे झाड़ पे मत चढ़ाओ, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5। सर आपका आशीर्वाद का हमारे ऊपर। अरे बस बस रहने तो, बहुत बड़ी बात आप बोल दिए। हमारी वजह से आप स्कूल में नहीं खड़े होते हो, आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज के टीचर आपको पढ़ाते हैं, इसलिए आप यहाँ खड़े होते हो, ये कहा करो। जो आपका टीचर आपके समक्ष आकर के पढ़ा रहा है वो प्रथम गुरु है। मैं द्वितीय गुरु हूँ, क्योंकि मेरा चेहरा तक किसी ने आज तक नहीं देखा। बहुत बदसूरत है, लेकिन एकदम जान लीजिए गंदा चेहरा है मेरा। तो का नहीं सर, गुरु से भी हो, भगवान के समान होते हैं। हाँ ठीक है, चलिए। का का नामक समुद्री जहाज को दो नाविक यात्रा के दौरान हड़ताल कर देते हैं। केस आप लोग भी पढ़ा कीजिए, ऐसा नहीं है खाली सुना कीजिए, पढ़िए क्या लिखा है। का नामक समुद्री जहाज के दो नाविक, एक का नामक एक जहाज थी, एक जहाज का नाम था का, समुद्री जहाज थी। उस पे दो कैप्टन थे, उनका नाम था ए बी, ठीक है? वो क्या करते हैं, हड़ताल कर देते हैं। और इस जहाज का कप्तान यानी जहाज का कैप्टन अन्य जो उसके नाविक को वचन देता है कि यदि वे जहाज को एक निश्चित बंदरगाह पर पहुंचाने में सहयोग प्रदान करेंगे, तो जिन दो कर्मचारियों ने हड़ताल की है उनकी मजबूरी की रकम उनमें बांट दी जाएगी, और जहाज निश्चित बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंचा जाता है। परंतु कमान अपने वचन के अनुसार, कप्तान, कमान नहीं सॉरी, कप्तान, कप्तान अपने वचन के अनुसार हड़ताल करने वाले दो कर्मचारियों को वेतन उनमें बांटने में इनकार कर देता है। क्या कप्तान का उक्त वचन बंधनकारी है, निर्माण होगा? अब आप लोग सोचें और बताएं। अरे कोई बात नहीं है, पढ़ के बताइए, अगर नहीं, हम मान लीजिए हम ही नहीं पढ़ पाए अच्छे से, तो आप पढ़ के बता दीजिए। हाँ, नमक समुद्री जहाज की दो नाविक। बताएं। तो नहीं।
कोई बात नहीं है। साक्षी अगर इसको अच्छे से समझ पा रही है तो अच्छे से अगर बता पाओ तो बताओ। फिर कौन महाशय है भाई जो होल्ड कर दिए थे पूरी मीटिंग में जो है? चलिए कोई बात नहीं, बताइए। हाँ साक्षी अगर अच्छे से बता बताएं। सकती हो तो बताओ। हाँ अच्छे से अगर बता सकती हो तो बताओ। यस सर, बिल्कुल। सर, जो कप्तान है वो बिल्कुल जो वचन उसने दिया है वो उस पर बिल्कुल बंधनकारी होगा, क्योंकि उसके वचन के ही बेसिस पे अन्य नाविकों ने जहाज को सुरक्षित बंदरगाह पे पहुंचाया है। तो सर, जो उसने वचन दिया था तो वही प्रतिफल हो गया, क्योंकि जहाज को पहुंचाने में जो कुछ भी लगा होगा, रेंट और कुछ भी, तो सर वही तो प्रतिफल हो गया। तो वह बिल्कुल बंधनकारी होगा ना कप्तान पे, जैसा कि सर पिछले केस में हमने पढ़ा है। जी। वेरी गुड। तो का एक समुद्री जहाज है जिस पर दो उसको चलाने वाले दो नाविक यात्री जो है उस पे दो नाविक यात्रा के दौरान हड़ताल कर देते हैं। दो कैप्टन क्या करते हैं? हड़ताल कर देते हैं। तो इस जहाज का कप्तान अन्य नाविकों को वचन देता है कि यदि वे जहाज को एक निश्चित बंदरगाह बंदरगाह पर पहुंचाने में सहयोग प्रदान करेंगे तो जिन दो कर्मचारियों ने हड़ताल की उसकी मजदूरी की रकम उनमें बांट दी जाएगी। एक तो समुद्री जहाज थी, उसके दो ठो चलाने वाले थे, वो सब हड़ताल पे चले गए, हम जहाज चले नहीं करेंगे। तो जो जहाज का मालिक था उसने दूसरे जहाज वालों के दो लोगों से कहा कि ए भाई हमारे सब हड़ताल कर दिए हैं, चलो यार हमारी जरा नाय वहाँ समुद्र में जहाज फंसी है, चलो उसको जरा समुद्र के किनारे लगा दो। अगर तुम समुद्र के किनारे लगा देते हो तो जो लोग हमारे गाड़ी को चलाने वाले जो लोग हड़ताल किए हैं मैं उनका पैसा आप दोनों में बांट दूंगा। तो इस वचन के लिए निर्णय आप लोग दे दिए। साक्षी को जो बताना था बताया। आप लोगों में से किसी को कुछ बताना है तो बताओ, या नहीं तो फिर आगे बढ़े। नहीं बढ़ेंगे, पढ़िए इसको। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए बाध्य है तो उसी कार्य को करना या उस संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों कर्तव्यों का पालन करना उसी वचनदाता, उसी प्रपोजल और उसी एक्सेप्टेंस के बीच किसी अन्य कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन नहीं हो सकता। परंतु समस्या में नाविकों का यह कर्तव्य है कि निश्चित बंदरगाह पर नियत बंदरगाह पर जहाज को सुरक्षित पहुंचाएं और इसी के लिए उन्हें वेतन दिया जा रहा, क्योंकि जहाज को उन्होंने समय से वहां पे पहुंचाया नहीं। अरे ससुरा, जहाज तो उनको इसीलिए रखा गया था कि तुम इस जहाज को सही से समय पहुंचाओ, समय से पहुंचाया नहीं। तो उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन क्या किया? नहीं किया। चूंकि जहाज को एक निश्चित स्थान पर निश्चित बंदरगाह तक पहुंचना क्या था? संविदात्मक उनका कर्तव्य था। संविदा के अंतर्गत, कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत इन्फोर्सेबल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उन्होंने उनको नहीं निभाई। इसलिए जो उसका कैप्टन था उसने एक दूसरे जहाज के जो नाविक थे, चलाने वाले थे, उनको बुलाया और कहा कि जो है वो किनारे पर लगा दो। तो नियत बंदरगाह तक पहुंचाने का जो कार्य हुआ वह प्रतिफल नहीं हो सकता। कैसे? इसलिए कप्तान के द्वारा दिए गए वचन के लिए जहाज को निश्चित बंदरगाह कर पहुंचाना प्रतिफल नहीं हो सकता। अतः कप्तान का वचन प्रतिफल रहित होने के कारण शून्य है और बंधनकारी है। आप लोगों को आवाज आ रही है सही से ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आया हो तो हम फिर से बोले। जी सर, आ गया। ठीक है, आपको आ गया, लेकिन ईमानदारी के साथ जिसको नहीं समझ में आया बोले फिर से, मैं बताऊंगा।
मुझे पता है, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया, मैं फिर से बताता हूँ। अरे यार, एक जहाज थी ने, जहाज पे एक 2 लोग चलाने वाले थे, एक उसका मालिक था, कैप्टन था। जहाज जो है वो समुद्र के किनारे किनारे पे नहीं थी, समुद्र के अंदर पड़ी हुई थी। और वो क्या किए, दोनों जो उसको ड्राइवर थे चलाने वाले, वो हड़ताल कर दिए कि हम नहीं चलाएंगे, हमारा तनख्वाह बढ़ाइए। तो वो गया बेचारा, 2 ठो दूसरे जहाज वालों को लेकर के आया, उनसे कहा कि भाई जरा ये जहाज हमारे किनारे पर पहुंचा दो। तो किनारे पर पहुंचा भी दिए। फिर वो दोनों लोग जा करके हैं? सर इसका रोज का टाइम है, इसी टाइम रहता है क्या? कौन है भाई बीच में आकर के जो है? थोड़ा यार मतलब मर्यादा का ध्यान दीजिए आप लोग, काहे इस तरीके का काम कर रहे हैं? आप ही लोगों के लिए जो कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि बीच में देखिए तोड़ दिए ना कड़ी, इतना अच्छे से जा रहा था, मैं भी अपनी रफ्तार ब्रेक पकड़ा था, बीच में कड़ी तोड़ देते हैं आप। खान सर कहते हैं ना कि कड़ी नहीं टूटनी चाहिए, रफ्तार बनी है तो बनी रहनी चाहिए। कड़ी तोड़ देते हैं आप लोग यार, मजा नहीं आता है, बीच में बोल देते हैं। बोलना नहीं चाहिए यार, ध्यान से सुनो ना, पढ़ने बैठे हो सही से पढ़ो। तो वो जाता है दूसरे नाविकों से कहता है कि भाई जरा मेरी गाड़ी को, नाव को जो किनारे पर पहुंचा दो। तो न्यायालय ने कहा कि भाई देखो ये सही नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो कर्तव्य हैं, जो संविदात्मक कर्तव्य हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो उनकी हैं, जो दो वो थे जो हड़ताल पे हैं, उन्हीं का काम है इसको पहुंचाना। तो किसी दूसरे को तुम ला करके इसको किनारे लगवा रहे हो, तो ये एक शून्य हो जाएगा, ये प्रतिफल होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भले ही वो चले गए हैं हड़ताल पे, बट उन्हीं से बातचीत करके आप इसको किनारे पे लगाइए। अब एक चीज यहां आप लोगों को समझ में आ रही होगी, आप लोग भी सोच रहे होंगे, नहीं सोच रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन सोचिए। तो विद्युत विभाग वाले जब हड़ताल कर देते हैं, तो 24 घंटा लाइट नहीं आती है। सरकार किसी और से जाके भी तो कह सकती है चलो यार तुम चालू कर दो लाइट, लेकिन वो नहीं कहती। क्यों? क्योंकि यही बात है, यही बात है कि संविदात्मक कर्तव्य उसी का होता है जो कर्मचारी होता है। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उस कार्य को नहीं सफल कराया जा सकता। बैंक वाले जब कर्मचारी बैंक हड़ताल कर देते हैं, तो बैंक का जो मेन ऑनर होता है वो परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी उनको नौकरी से निकाल नहीं सकता, या दूसरे लोगों को बुला करके बैंक नहीं ओपन कर सकता। क्यों? क्योंकि वो उनके संविदात्मक कर्तव्य हैं। अब भली भांति समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो मैं फिर से बताऊंगा। जी आ गया सर, आ गया। आ गया। और इस तरीके की समस्या का स्टिकल्स व मायरिक के वाद में मिलता है, इस तरीके का मामला। आ गया जी सर। सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, का खा को अपने मुकदमे में वकील बनाता है। का खा को अपने मुकदमे में वकील बनाता है, और खा वकालतनामा स्वीकार भी कर लेता है। बाद में का वचन देता है, के नहीं है, सॉरी वो का है, गलत हो गया है, मिसप्रिंटिंग है। बाद में का वचन देता है कि यदि मुकदमे में निर्णय उसके पक्ष में रहा तो वह खा को फीस के अतिरिक्त 1000 रुपया देगा। एक वाद वाद हुआ, एक आदमी ने एक आदमी के साथ जो है वो एक संविदा की निर्माण किया, और कहा देखो वकील साहब ऐसा है कि अगर हम मुकदमा जीत जाएंगे ना तो आपको 1000 रुपया और देंगे, इनाम के रूप में देंगे। परंतु मुकदमे में निर्णय पक्ष होने पर इनाम की राशि देने से इनकार कर देता है। मुकदमा जीत जाता है, फिर कहता है अब ना दे 1000 रुपया। तो क्या का को खा के उक्त इनाम की रकम देने के लिए बाध्य है? बताइए भाई, बताइए, बताइए तो हम आगे बढ़ेंगे। तो जय किशन मोदनवाल जी, आप ही बताइए। और बोल हाँ, बात मुस्कान है कश्यप सर। जी बताइए। सर हाँ, जल्दी आप अगर हम 1000 रुपये देंगे। मुस्कान कश्यप जी, आप सीवी सिंह लॉ कॉलेज से हैं? सीधा ना, हैं? सीधा ना।
अच्छा, हीरा लाल मतलब लखनऊ वाले से हैं। ठीक है, ठीक है। और कोई बताए? अरे भाई बोलिए, और कोई बताए। साक्षी बताओ। और ये बात अनिश्चितता को दर्शा रही है कि यदि उसके पक्ष में निर्णय होगा तो वह इनाम के रूप में उसे 1,000 रुपए देगा। ये तो अनिश्चित है सर, मीन्स ए होगा तब हम देंगे आपको ऐसा, तो सर शून्य होगा। सर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर वो मान्य नहीं होगा। शुभम, आप किस कॉलेज से हैं बाबू? सर लखनऊ यूनिवर्सिटी से। अच्छा, लखनऊ यूनिवर्सिटी। अरे आपसे एक सहयोग मांगा था यार, वहाँ के बच्चों का नंबर प्रोवाइड कराओ, उन्हें भी जोड़ लिया जाए, तो प्रोवाइड नहीं कराया आप। जी चलिए जी कोई बात नहीं, व्हाट्सएप सर। ग्रुप का होगा ना, व्हाट्सएप ग्रुप पर हमसे फोटो खींच के भेज दीजिए, सबको जोड़ दूं यार, सबको लाभ मिले, थोड़ा पढ़े। चलिए ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कोई कार्य करने को बाध्य करता है, तो उसी कार्य को करने या संविदा के अंतर्गत उत्पन्न जो उसके कर्तव्य हैं, जो उसके दायित्व हैं, उनका पालन करने का वचन उसी वचनदाता को, उसी प्रपोजल को या एक्सेप्टेंस के मध्य किसी अन्य संविदा का प्रतिफल नहीं हो सकता। वकालतनामा स्वीकार करने पर का और खा के मध्य संविदा का निर्माण हो गया था। थोड़ा सा घुमा करके पूछा था और आप लोग कंफ्यूज हो गए। पीछे क्वेश्चन पे जाते हैं। का खा को अपने मुकदमे में वकील बना था। मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरे वकील हैं, और मैं फिर आपका वकालतनामा भी स्वीकार कर लेता हूं। जैसे जब कोई कोर्ट में केस होता है ना, तो आपका केस लड़ने के लिए आपको सहमति देनी पड़ती है वकील को कि सर आप मेरा केस लड़ सकते हैं, तो एक लेटर पे साइन होता है, तो उसको वकालतनामा कहते हैं। तो वकालतनामा को स्वीकार कर लेता है, बाद में का वचन देता। देखिए स्वीकार हो गया मुकदमा, उसके बाद का कहता है कि यदि तुम मुझे वकील साहब मुकदमा में जिता दिए ना, तो मैं तुम्हें 1,000 रुपया और दूंगा। अब चलिए आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति किसी संविदा के अंतर्गत कोई कार्य करने के बाद उसी कार्य को करने तथा संविदा के अंतर्गत उत्पन्न दायित्व और कर्तव्य का पालन करने या वचन उसी वचनदाता या वचन ग्रहीता के मध्य किसी अन्य संविदा का प्रतिफल नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन वकालतनामा स्वीकार करने पर का और खा के मध्य जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसका निर्माण हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत खा का जो कर्तव्य है कि वह का को अच्छी से अच्छी सेवाएं प्रदान करें, तो खा कौन है? वकील है। अब उसका जब संविदा हो गई, उसके साथ वकालतनामा स्वीकार कर लिया, तब उसकी जिम्मेदारी है कि अच्छी से अच्छी सहायता जो है वो प्रदान करे और जीतने में उसको सहायता दे। अतः आप ये कह सकते हैं कि का ने इनाम देने का जोर वचन दिया, सॉरी जो इनाम देने का जो वचन दिया, उसके लिए खा ने कोई प्रतिफल नहीं दिया। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप दावा पुरस्कार करने का वचन प्रवर्तनीय है। इस समस्या के तथ्य रामचंद्र चिंतामणि बनाम कालू राज के केस में आपको मिलता है। बंबई का केस था 1877 का। वो कहता है कि संविदा तो का और खा के मध्य उसी समय हो गई, अब बाद में आकर के वो कहता है कि अरे ठीक है भाई, अगर हमको मुकदमा आप जिता दिए तो हम 1,000 रुपया और देंगे। अब फिर वो मुकदमा जीत भी जाता, फिर मना कर देता 1,000 रुपया देने के लिए।
तो वकील के साहब के पास कोई अधिकार नहीं होता है क्योंकि जा करके वो न्यायालय में कहें कि हमको इनाम देने के लिए कहे तो दिए नहीं। तो प्रतिवादी को इनाम रकम की देने का दायित्वाधीन नहीं ठहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि संविदा वकालतनामा देते समय हो गई थी और बाद में आप जाकर के कुछ बताते हैं तो वह जो है वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इस अपनी भाषा को, वाणी को हम यहीं पे विराम देते हैं।